This tutorial is related with the pulse code modulation technique. That what is the pulse code modulation technique available under the analog and digital transmission. So in the previous tutorial we was learned about the digital technologies, and in the first part we was learned about the analog technologies. So before we will enter into the analog to digital conversion and the digital to analog conversion, firstly you will know about that what is the pulse code modulation. So those students who don't learn about the analog and the digital technologies, both the links available into the description box, so you will check it out, and after that you will shift into the pulse code modulation. So firstly we will discuss about what is the modulation techniques is what, and what is modulation is actually a process for when you will shift from one parameter to another parameter. Parameters means कि जब आप कोई मैसेज किसी को रिसीवर से जो डेस्टिनेशन की तरफ भेजते हो, सोर्स टू डेस्टिनेशन की तरफ, जिस रिसीवर ने उसे रिसीव करना होता है उसके पास क्या कैरी सिग्नल है, क्या पैरामीटर है, और आपके पास क्या है। सेम है कि एनालॉग सिग्नल दोनों के पास होने चाहिए, और अगर डिजिटली उन्होंने कुछ पढ़ना है तो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए जो कंप्यूटर या कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप या कोई मोबाइल फोन्स की ऐसी स्क्रीन उसके पास होनी चाहिए जिसमें डिजिटाइजेशन के हेल्प से वो मैसेज जो है उस पर प्रिंट होता जाए। और पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसमें मॉड्यूलेशन कैसे हेल्प करती है कि सिग्नल को इंस्टेंटेनियस पार्ट पे एंटर करवाने के लिए भी, कम्युनिकेशन देने के लिए भी कैरियर सिग्नल की हाई फ्रीक्वेंसी को उठाती है और उसको डिस्टेंस ट्रांसमिशन पे उसने डिलीवर करना होता है। सो ये मॉड्यूलेशन का अपना काम है कि उसने वेरी करता है कि पैरामीटर सेम है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी हर एक की सेम नहीं हो सकती। एनालॉग सिग्नल आप किसी के भी ले सकते हो इफ यू आर द सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। सो उस कंट्री में राइट सबको अपना अपना होता है कि आप सारे राइट्स है, इक्वल राइट्स है कि आप किसी भी कंपनी के जो सिग्नल्स हैं आप यूज कर सकते हो। सो वेरी करती है क्योंकि मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कोई डेमोक्रेटिक बेस पे नहीं वैसे ही बनी हुई है कि ऑन द यूनिवर्सल रूल कभी भी मॉड्यूलेशन होनी है तो वो इसी बेस के ऊपर ही होनी है। सो जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं वो डिफाइन करती हैं इसको कि टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस कैसे कैसे इसमें वर्क कर सकती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है मॉड्यूलेशन टेक्निक में वो है पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन का, क्योंकि देखिए एनालॉग सिग्नल्स ने जो कैपेबिलिटी उठानी है वो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स पे उठानी है, और जो हमारे डिजिटल सिग्नल ने उठानी है वही हर्ट्स जब एंट्री करते हैं तो वो मेगाबिट्स पर सेकंड में हो जाते हैं। मीन्स क्लॉक की स्पीड जो हर्ट्स में चल रही होती है टाइमिंग कंज्यूमिंग में, वो हमारी जो है वो मेगाबिट्स पर सेकंड में आ जाती है। तो डिजिटल सिग्नल जो बाइनरी सीक्वेंस उठाते हैं वंस एंड जीरोस का, तो आउटपुट उसमें रिजेंबल करवाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन बाइनरी सीक्वेंस में, क्योंकि पल्स कोड मॉड्यूलेशन ने ही इंस्टेंस टेक्निक देनी होती है इन द साइन वेव। साइन वेव किसके होते हैं खुद सोचिए कि जब हम साइन वेव्स यूज करते हैं तो ये वाले साइन वेव्स जो है हमारे, ये वाले जो एनालॉग सिग्नल्स के होते हैं, दीज आर द साइन वेव्स। तो जब यही इम्पिडेंस ये वाला पल्स कोड मॉड्यूलेशन वेरी करवाएगा, सिग्नल कैरीज करवाएगा किसको डेस्टिनेशन में, तो उसने ये वन जीरोस का फॉर्म दे देना है। वन जीरोस का फॉर्म डिजिटल में आ गया। अब ये इसको इसमें देने टाइम जो हमारा बैकएंड पे यूज हो रहा होता है, साइन वेव जो रिस्पॉन्स कर रहा होता है वो है एक्चुअल में पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो यही हमारा सिग्नल्स है साइन वेव, और ये हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन की एक्चुअल आउटपुट है जो हमें जीरोस वन में शो होती है। सो ईच वन ऑफ दीज डिजिट्स जितने भी होते हैं वो बाइनरी कोड में एंटर कर जाते हैं, और अप्रॉक्सीमेटेड जितना एम्पलीट्यूड सिग्नल को सैंपल पार्ट पे उस टाइम पे चाहिए होता है, तो टोटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन उसको उतना ही सैंपल पीरियड एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट जितना मैसेज सिग्नल उठा पा रहा है उस टाइम के ऊपर वो दे देती है, क्योंकि उसकी एंट्री जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में भी होती है। टाइम और एम्पलीट्यूड की एंट्री, एम्पलीट्यूड होता है जो टोटल टाइम ले रहा होता है, जैसे हमने बात की थी प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि 20 MB का टोटल टाइम, और 2 MB में वो कितना टाइम ले रहा है वो उसने मेंशन करना है। तो उसमें इसकी हेल्प करेगा फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो उसको इनपुट करवा के साइन वेव से आउटपुट दे देता है हमारे पल्स कोड मॉड्यूलेशन की टेक्निक में।
जो बेसिक एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, क्योंकि वो एक सर्किट यूज करता है, क्योंकि साइन वेव एनालॉग सिग्नल्स जब यूज हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली फोन लाइंस एक सर्किट यूज कर रही होती है। आइदर इट इज डिपेंडेंट ऑन द वायर टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद द any coaxial part of the fiber optics, and also related with the Wi-Fi technology, signal related with the microwave signals or the radio transmission amplitude format with the analog signals. सो उस टाइम पे जब इसने सैम्पलिंग उठानी है तो कंसिस्ट करता है ये तीन पार्ट से। एक होती है इसकी सैम्पलिंग, एक है क्वांटाइजिंग एंड एनकोडिंग। सैम्पलिंग का पार्ट इसने रैंडमली भी उठाना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। क्वांटाइजिंग मीन्स जितने हमारे वेव एरिया में टोटल फॉर्मेट में क्वाड्रेचर है, एक क्वाड्रेचर में जो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी रीजन में यहाँ पे भी एंगल्स है, 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 एंगल्स भी हर तरफ है और डिपेंडेंट ऑन दिस इज द 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे 45 का भी है, यहाँ पे 30 का भी है, यहाँ पे 15 का एंगल भी है, पॉजिटिव साइड पे भी है, नेगेटिव साइड पे भी अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी क्वांटाइजिंग के हिसाब से भी अवेलेबल है। और उसके बाद क्योंकि इसने साइन वेव को एंट्री करवानी है यहाँ पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक में, तो डेफिनेटली उसको जरूरत पड़ती है एनकोडिंग की भी। एनकोडिंग का काम होता है कि कन्वर्ट करवाए जो सिग्नल्स है हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में। और वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, जो हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन देखनी है, इसी के लिए आपको ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन उसके बीच में एंट्री करवानी पड़ रही है, ताकि आपको पहले ये पता लग जाए कि एक्चुअल सिग्नल ने एनकोडिंग पार्ट कैसे उठाना होता है। सो बेसिक जो ऑपरेशन है वो हमने परफॉर्म करने हैं इसके ऊपर। जो रीजनरेशन ऑफ द इम्पेयर्ड सिग्नल्स की जो इनकोड होके सिग्नल ये आउटपुट दे रही है साइन वेव आपको, आप आउटपुट में वो कन्वर्ट होकर डिजिटलाइजेशन में दिखने हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन भी होनी है, डिकोडिंग भी होनी है, क्योंकि बार बार अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको रीअसेंबली भी करवाना पड़ेगा और एंट्री भी आपको देनी पड़ेगी। और इसकी जब रीअसेंबली होती है तो हमें ये जो स्टेप्स है जो इसकी डायग्राम के हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। कि सबसे पहले जब रिसीवर की तरफ से मैसेज आप किसी को भेजते हो तो पहला स्टेप होता है एनालॉग मैसेज सिग्नल। उसके बाद जो सिग्नल की आइडेंटिफिकेशन होती है एनालॉग के बाद चेंज होनी शुरू होती है, क्योंकि सिग्नल का जो अपना एक फॉर्मेट है कि उसने सबसे पहले उसको फोन लाइन्स का अगर प्रॉपर फॉर्मेट विद इन द वायर टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो अगर आप वायरलेस टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हो तब वो यूज करने देगा, अदरवाइज वो उसको यूज करने नहीं देता। क्योंकि देखो क्यों नहीं यूज करने देगी उसने, ये जो पार्ट ही ऐसा है हमारा कि पार्ट में एंट्री करते टाइम ही सबसे मेजर कन्वर्जन तो बात की बात है, सबसे पहले आपको एनालॉग सिग्नल्स ही चाहिए होते हैं। सो जैसे ही ये पास करता है एनालॉग सिग्नल, उसके बाद ये एलपीएफ के पास चला जाता है। एलपीएफ इज द बेसिकली लो पास फिल्टर, ये सैंपल उठाता है क्वांटाइजर का और एनकोडिंग का। एनालॉग मैसेज जो सिग्नल फर्स्ट टाइम पास करते हैं ना थ्रू आउट 10 जो एनालॉग सिग्नल मैसेज पास करेंगे फर्स्ट टाइम पास थ्रू द ये जो हमारा एलपीएफ है लो पास फिल्टर, तो ये जब लो पास फिल्टर एलिमिनेट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक फिगर ना आए। ये अब इससे सैंपल उठाएंगे, फिर क्वांटाइजर का अपना काम शुरू होगा कि वो चेक करेगा कि क्वांटाइजर में से उसने काम जो एंट्री देनी है वो देनी कैसे होती है, और उसके बाद उसकी एनकोडिंग टेक्निक शुरू हो जाती है। एनकोडिंग जैसे ही स्टार्टअप पे एंटर करती है किसी चैनल के अंदर, तो रिसीवर का काम अब शुरू होना है। पहले ये चैनल के अंदर एंटर करते टाइम ये आउटपुट रीजनरेट करेगा रिपीटर की हेल्प से, कि अगर कोई सिग्नल कहीं पे भी डेड हो गया है तो रीअसेंबली कहीं पे भी डेटा लिंक लेयर को करनी पड़ रही है नेटवर्क लेयर को देने से पहले पहले, तो ऑटोमेटिकली वो रीजनरेशन सर्किट की हेल्प से एंट्री भी चैनल के थ्रू करवाएगा, जो कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन के जो चैनल्स होते हैं, क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट रीजनरेशन का एंट्री हमने अभी देखी थी कि दोनों करते हैं, क्योंकि इनपुट रिपीटर इंक्रीज करता है सिग्नल स्ट्रेंथ की और आउटपुट रिपीटर जो है वो कंप्रेसेंशन जो रिपोर्ट होती है रिकंस्ट्रक्शन की उसको आपको स्ट्रेंथ देता है सिग्नल्स को, जो कि हमने चैनल आउटपुट में एंट्री जो डिकोडिंग के अंदर करी हुई है उस हिसाब से करी हुई है। सो रीजनरेशन में जो रिपीटर है अब इनपुट देंगे, तो रीजनरेशन रिपीटर जो आउटपुट चैनल का है वो ऑटोमेटिकली रिसीवर के सेक्शन में जब एंटर करेगा तो रीजनरेशन सर्किट रिसीव करेगा सिग्नल from the channel and passes it along through the decoder।
सो पासेस इट पूरा डिकोडर करते हुए फिर वो डिकोडर सर्किट जो है वो डीमोडुलेट होते हैं। डीमोडुलेट मीन्स कि डीकोडिंग होती है उनकी। डीमोडुलेट जो पल्स करेगी अब कोडेड, वो ऑटोमेटिकली वेव फॉर्म जो हमारे पास आ रही थी उसको रिप्रोड्यूस करेगी इन द ओरिजिनल सिग्नल। और ऐसे ही जो लो पास फिल्टर हमारा बार बार काम करता रहता है क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करता है इनपुट में, फिर एनालॉग सिग्नल उसको मिलते हैं तो फिर उसको एक हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है क्योंकि जब उसने सोर्स की मशीन को छोड़ के सेंटर फॉरवर्ड इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर के अपने कनेक्शन को पकड़ना है और रिसीवर की मशीन में प्लग इन करवाना है वो मैसेज, तो उसको फिर भी हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ की एंट्री देनी पड़ती है इन द इनपुट सिग्नल और इन द आउटपुट सिग्नल। और जो हमारे सैम्पलर, क्वांटाइजर और इनकोडर है, रीजनरेटिव रिपीटर है, ये सारे इस पार्ट पे भी अवेलेबल है कि जो सैम्पलर है उसने टेक्निक उठानी है कि कलेक्ट करना है सैंपल जो हम इंस्टेंटेनियस भी चला रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया भी ड्यूरिंग डायग्राम के कि ये रीजनरेशन का काम मैसेज सिग्नल का करता है। क्वांटाइजर ने जो बेसिकली जितने भी एंगल्स बनते जा रहे हैं उसमें जो एक्सेसिव बिट्स आती जा रही है जो कि हमारे काम की भी नहीं है, कोई गार्बेज वैल्यू या बार बार रीअसेंबली अगर रिप्लाई बैक नहीं कर रही, आपने मैसेज पहले ऑन कर दिया हुआ है तो आपको भी कई बार पता नहीं चलता कि सामने वाले को मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपके पास भी मैसेज सेंटर की रिसीविंग रिपोर्ट वो ना दे पाए तो आप दोबारा मैसेज सेंड कर देते हो और वो जाता है फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर और क्वांटाइजर ने उसको भी हैंडल करना है। कोडिंग ने तो ऑटोमेटिकली एनालॉग सिग्नल को एनकोड करके डिकोडिंग को पार्ट देना होता है जिसमें वो सैम्पलर क्वांटाइजर की टेक्निक को रीजनरेट रिपीटर के थ्रू रीजनरेट भी करवाते हैं। अब जब करवा लेना इन्होंने थ्रू आउट सारा प्रोसेस जो इनका अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी इसमें दिखाएगा, तो डिकोडिंग बाद में होगी और फिर बाद में जब आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में सर्किट में सिग्नल्स मिलेंगे कन्वर्ट होते हुए, सबसे पहले हुए थे एनालॉग टू डिजिटल। और पल्स कोड मॉड्यूलेशन की सारी स्ट्रक्चर ने हेल्प की कि आप सैम्पलिंग भी उठाओगे, क्वांटाइजिंग भी उठाओगे क्वाड्रेचर से और उसको एनकोडिंग भी करोगे। फिर जब एलपीएफ सारा प्रोसेस उठा के उसको दे देगा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तो डिजिटल सिग्नल्स भी अपना काम शुरू कर देते हैं और डिकोडिंग जो है वो करके हाई फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ से रिपीटेड सिग्नल्स को रीअसेंबल भी करके आपको जो है वो आउटपुट दिख जाती है। सो ये हमारा पार्ट था रिलेटेड विद द पल्स कोड मॉड्यूलेशन। बिफोर वी विल लर्न अबाउट दैट how to convert signal from analog to digital and digital to analog, because pulse code modulation is the back end process for the every conversion under the modulation techniques. Hope so that particular part is very helpful to all of you. Kindly comment into the comment box if you have any query, and if you like all the contents available in this channel, kindly like, share and subscribe the channels and share with your family and friends so all will fetch the good and better knowledge for the future services. So the next video release very soon for the conversion of these particular modulation analog to digital and digital to analog. Till then, take care. Thank you.